कुछ ज़्यादा समय हो गया है, लगभग महीना हो गया है हमें कोई वीडियो अपलोड किए हुए। अब ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर होने वाला है ड्रॉपर्स के लिए। तो शुरू करते हैं हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, जो अब लेक्चर्स हैं वो कैसे तरीके से आएँगे उन्हें मैं समझा देता हूँ। कोई एक चैप्टर अगर हम पकड़ते हैं तो उस चैप्टर को हम 2 से 3 वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, या अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसको 6 से 7 वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक वीडियो कितना लंबा हो सकता है, अब उसकी लेंथ मैं नहीं बता सकता। जितना कंटेंट एक वीडियो में आएगा उस हिसाब से ही टाइम लगेगा समझाने में चीज़ों को। तो वीडियो की लेंथ अगर मान के भी चलें तो 20 से 30 मिनट के बीच में हम मान सकते हैं, या फिर उससे भी कम 10 से 15 भी हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। और ये बिल्कुल ही फ्री सीरीज़ रहेगा, पूरा एंड तक यहाँ पे सारे चैप्टर्स जो बायो के होंगे वो कवर करेंगे। अगर बायो के चैप्टर्स जल्दी ख़त्म हो जाते हैं फिर हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो सेल द यूनिट ऑफ आवर लाइफ हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसका आज ये है पार्ट 1। तो पार्ट 1 होगा, आपको वो नोट्स ज़रूर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। पर बात ये है कि ये नोट्स हम अब जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं एक साथ इनकी पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं, है ना। शुरू करते हैं अब आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो है व्हाट इज अ सेल। सो पॉइंट मान के चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, पॉइंट लेंगे, पॉइंट का लेंगे सिर्फ एक्सप्लेनेशन, पॉइंट लेंगे फिर उसका लेंगे एक्सप्लेनेशन। पूरा एनसीईआरटी वाइज ये चलेगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टोटली समझ में आ रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। तो फिर भी देख लेंगे कि हर लिविंग चीज़, कोई भी जीवित चीज़ सेल से बनती है, यानी कि है ना, सेल से बनती है, और ये हमारी बॉडी का बेस है और सारे फंक्शन यही हैंडल करता है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट में आते हैं। पॉइंट में क्या है, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब क्या है, अगर सेल इनकम्प्लीट है तो वो अपने आप जिंदा नहीं रह सकता। सेल ही सबसे छोटी यूनिट है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है। तो समझ में आ गया होगा कि बड़ी से सेल, है ना। तो अब दोनों बार एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोनों वापस से। कि पहले तो ये बताया कि हर लिविंग चीज़ जो है वो बिल्कुल किससे बनती है, सेल से बनती है, और ये हमारी बॉडी का सबसे बेस है और सारे फंक्शंस यहीं से हैंडल होते हैं। दूसरा क्या पढ़ा कि अगर सेल इनकम्प्लीट है तो वो अपना आप जिंदा नहीं रह सकता। सेल ही सबसे छोटी यूनिट है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो डिस्कवरी सेल में सबसे पहला पॉइंट आता है कि एंटोन वॉन लिवेनहॉक ने फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यही है कि सबसे पहले जिंदा सेल लिवेनहॉक ने देखा था। याद रखना, रॉबर्ट हुक ने डेड कॉक सेल देखा था। अब ये इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। देखो, क्वेश्चंस छोटी छोटी चीज़ों से ही बनता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो, जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने डेड सेल को देखा था, और जो एंटोन लिविन हुक है उन्होंने किसको देखा था, एक लिविंग सेल को। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि लिविन हुक ने है जो है वो एक लिविंग सेल देखा था। ठीक है, उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने एक लिविंग सेल देखा था। और जो आपके हमारे हैं रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, उन्होंने एक क्या देखा था, डेड सेल देखा था। ठीक है, डेड कॉर्क सेल देखा था। तो डेफिनेटली इतना मेरे को लगता है आपको समझ आ गया है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। पॉइंट दूसरा देख लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे आता है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने लेटर डिस्कवर किया था किसको, न्यूक्लियस को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा किसको किया था डिस्कवर, तो वो क्या है, न्यूक्लियस। तो उन्होंने न्यूक्लियस को क्या किया था, डिस्कवर किया था। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को क्या किया था, डिस्कवर किया था।
आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन तो देखो भाई इसकी ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि सेल के अंदर का कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, डिस्कवर किया। ठीक है, अब देखो बहुत छोटी छोटी स्लाइड्स हैं, अब सारा कंटेंट तो एक वीडियो में आ नहीं सकता। ठीक है, हमें एक लेक्चर को सीरीज वाइज लेकर चलना है, कंटेंट कम है पर थोड़ा एक्सप्लेन करते चलना है, जो आसपास की चीज़ें हैं उनको भी छूते चलना है। अभी आप पहली बार ऐसे चैप्टर नहीं पढ़ रहे, अगर आप ड्रॉपर हो ड्रॉपर के लिए है, और अगर आप 12th में पढ़ रहे हो आपको रिवाइज करना है तो उसके लिए ये है। जो बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा है कि क्लास 11th में है और अभी अभी आया है और इससे पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मत जाना इन लेक्चर से। आपको डीप लेक्चर्स देखने की ज़रूरत है, वहाँ पे क्लासेस ज़्यादा चलती हैं। हर एक मतलब कि अगर चैप्टर मान के चलें इसको भी 6 क्लास को वो देंगे, तो फिर भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, मैं क्या मना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेल थ्योरी देख लेते हैं, जिसकी जो हमारा क्या है फाउंडेशन रहता है सेल थ्योरी। तो पॉइंट क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन के आता है। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि शील्डन जो है वो एक बॉटनिस्ट है। सबसे पहले याद रखना है, जो तुम्हारे शील्डन है वो एक बॉटनिस्ट है, और जो शॉन है वो तुम्हारे क्या है, एक जूलॉजिस्ट है। अक्सर लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि शील्डन जो है कि जूलॉजिस्ट है ना, जो कि बिल्कुल गलत है, और शॉन है कि बॉटनिस्ट है, वो भी बिल्कुल गलत है। तो आपको याद रखना है कि शील्डन बॉटनिस्ट है एंड शॉन जो है जूलॉजिस्ट है। तो डेफिनेटली अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपके यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश नहीं होगी। टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, दोनों ने मिलकर क्या बनाई, सेल थ्योरी बनाई। एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे, इन दोनों ने मिलकर बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने होते हैं। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर यही बताया कि जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल सेल्स हैं से बने होते हैं। मतलब क्या है यार, इन्होंने समझाया है कि सिंपल बात क्या है कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने होते हैं। सिंपल सी बात। पॉइंट क्या है, आगे बढ़ते हैं, रुडोल्फ वर्चो आते हैं। रुडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी को सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था एक तरह से। ठीक है, तो वो 1855 में आते हैं। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेट्स का भी पूछा जा सकता है, तो ये वाली डेट बहुत ज़्यादा ज़रूर है, मतलब कि ज़रूरी है कि आपको ये याद रहे। और दूसरी बात तो ये है, देखो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे पूरा ज़रूरी है कि याद रहे। अब जब चैप्टर ख़त्म हो रहा होगा मैं सबके साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे दे दूंगा, और किसने क्या डिस्कवरी की थी वो भी मैं दे दूंगा। तो लास्ट में जब लास्ट लेक्चर इसका अपलोड होगा। फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। उन्होंने क्या बोला, रोडोल्फ वर्चो ने बोला कि फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। देखो वर्चॉन ने सेल थ्योरी को कंप्लीट किया था, इन दोनों ने सेल थ्योरी जरूर दी थी, शीलन एंड शॉन ने। शॉन जो कि जोलॉजिस्ट है और शीलन जो है वो बॉटनिस्ट है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि वर्चॉन ने सेल थ्योरी को क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, ये कहकर कि जो सेल्स है ना, नए सेल्स मैजिक से नहीं बल्कि पुराने सेल्स के डिवाइड होने से बनते हैं। अगर कोई पहला सेल है वो डिवाइड करेगा, फिर वो एक नया सेल बनाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल साइज। अब यहाँ पे एक पिक्चर भी दी गई है और आपको यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए गए हैं सब कुछ। ठीक है, तो देखिए एन ओवरव्यू ऑफ सेल साइज देखें तो पॉइंट क्या है। देखो माइकोप्लाज्मा जो कि है स्मॉलेस्ट सेल। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इनसे भी, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनने की बड़ी ज़्यादा गुंजाइश है या फिर बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इनका साइज कितना होता है, डेफिनेटली आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आर ओनली 3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। माइक्रोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल्स एंड आर 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। एक्सप्लेनेशन, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटे सेल्स हैं, इनका साइज सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। डेफिनेटली आपको ये लाइन याद रखनी है। ओके, तो आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा सिंगल सेल है जो हम देख सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन आरबीसीज के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन आरबीसीज जो है वो अराउंड आपके 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, एंड जो आपके नर्व सेल्स हैं वो आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट क्या सेल।
समझ में आ रहा है? लार्जेस्ट आपका ऑस्ट्रिच और लॉन्गेस्ट आपका नर्व सेल रहेगा। ह्यूमन आरबीसी आपका 7 माइक्रोमीटर का रहेगा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या है? हमारे ब्लड सेल्स छोटे होते हैं पर नर्व सेल्स बहुत लंबे होते हैं सिग्नल्स भेजने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, अच्छी तरह ये हमने समझ लिया है। और यहाँ पे एक डायग्राम भी दे दिया गया है जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा के दिया गया है आपके देखने के लिए। ये है जैसे कि ये नर्व सेल है, ये ट्रैकीड है, जो इलोंगेटेड वाला है, ये मेसोफिल सेल्स है, राउंड एंड ओवल है ना, लॉन्ग एंड नैरो कोलुमिनर एपिथेलियल सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, अमीबाइड, रेड ब्लड सेल्स, राउंड एंड बाइकनकेव। तो ये शेप भी पूछ लेते हैं ना, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये शेप क्या है ना। तो इसके भी हम लास्ट में पॉइंट्स दे देंगे सब कुछ। प्रोकैरियोटिक सेल्स, अब यहाँ पे बेसिक्स आ जाता है और मुझे लगता है शायद 3-4 स्लाइड्स और हैं और पूरा चैप्टर मतलब कि पहला पार्ट जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। शायद हम इसको कवर कर लेंगे 15 से 17-18 मिनट या फिर 20 मिनट तक। तो पूरे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करें जो कि बेसिक्स है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट क्या आता है। देखो, रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ये याद रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। ठीक, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देखो, ये सिंपल सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात की गई है कि इसमें क्या है कि आपका न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है, जो कि ये सिंपल सेल्स भी हैं। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये रैपिडली क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड मोर रैपिडली दैन यूकैरियोटिक सेल्स। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं। यूकैरियोट्स के मुकाबले इनकी ग्रोथ क्या होती है? बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आगे पॉइंट पढ़ते हैं, जीनोमिक डीएनए के बारे में बात करते हैं। देखो, जीनोमिक डीएनए जो है वो नेक्ड होता है एंड इज नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो, इसके पास आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है और ये मतलब नेक्ड रहता है। ठीक है, कोई भी इसके ऊपर कवरिंग नहीं है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो डेफिनेटली आपको ये भी याद रखना है कि जीनोमिक डीएनए इज नेक्ड एंड नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये किस में है? ये बात याद रखनी है कि है हो किस में रहा है। तो ये हो किस में रहा है? आपका प्रोकैरियोट्स में हो रहा है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में आपका जीनोमिक डीएनए जो है वो नेक्ड है, मतलब नहीं है किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। एक्सप्लेनेशन क्या है? इनका डीएनए खुला होता है, उसके चारों तरफ कोई पर्दा यानी कि कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है। देखो, टिपिकल बैक्टीरिया का कितना साइज होता है वो, ये देखो, हर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे ऐड किया गया है। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज जैसे जानना है 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है ना। पीपीएलओ का कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। और आपका माइक्रोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। वायरसेस का आपका 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर तक का होता है। और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का कितना होता है? 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सेल एनवेलप एंड दी मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पे सेल एनवेलप और मॉडिफिकेशन के बारे में जानेंगे। अब मॉडिफिकेशन का क्या लेना देना है? तो मॉडिफिकेशन है आपकी यहाँ पे मीजोसोम्स। मीजोसोम्स यहाँ पे आपकी क्या है? मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पॉइंट क्या है? देखो, एनवेलप कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपकी आएगी ग्लाइकोकैलिक्स, फिर आएगा आपका सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है? अब यहाँ से मेरे भाई क्या क्वेश्चन बन जाएगा? ये पूछ लेगा कि आप ऑर्डर में लिखिए कि सबसे पहले क्या आता है सेल एनवेलप में, है ना, फिर सेल वॉल आती है, ऐसे तुम याद रखोगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन के आ सकता है जैसे कि ऑर्डर ऑफ लेयर्स इन सेल एनवेलप। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि उसका ऑर्डर क्या है। तो अगर क्वेश्चन तो आ गया 4 मार्क्स का। अब जिसने पढ़ा होगा, जिसको पता होगा कि सबसे पहले क्या आता है
ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, ग्लाइको क्या कैलिक्स। फिर आपका आएगा सेल वॉल। फिर आपका क्या आएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ देखो, जब उसने ऑर्डर बोला है तो तब आप ऑर्डर आप ऐसे ही मान के चलोगे कि उसने बोला है कि बाहर से अंदर तक। अब उसने बोला कि इन से आउट बोला है या फिर आउट से इन। अगर उसने स्पेसिफिकली बोला है कि इन से आउट, तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है, फिर ग्लाइकोकैलिक्स। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है, तो क्वेश्चन भी बता दिया, तो पॉइंट यहाँ पे ये कवर हो गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वही है कि बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग 3 लेयर्स की होती है जिसमें प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे एक और है कि बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बेस्ड ऑन स्टेनिंग। अब क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, अगर बैक्टीरिया का कलर स्टेन लेता है तो ग्राम पॉजिटिव होगा, अगर नहीं है तो ग्राम नेगेटिव होगा। ये बस मतलब क्लासीफाई करने के लिए होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इसमें वही है कि अगर स्टेन लिया, सिर्फ अगर स्टेन लिया, अगर स्टेन उसने पिकअप कर लिया तो क्या है, वो ग्राम पॉजिटिव है। अगर स्टेन नहीं लिया तो वो क्या है, ग्राम नेगेटिव। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं एंड मीसोसोम्स एंड प्लाज्मिड्स के बारे में बात करते हैं। तो मीसोसोम्स एंड प्लाज्मिड्स के बारे में सबसे पहले बात करें। जो मीसोसोम है वो एक मॉडिफिकेशन है किसकी, सेल एनवेलप की। देखो, प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए कॉन्फरिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अब देखो यहाँ पे याद रखना है कि प्लाज्मिड्स क्या है, आपके स्मॉल सर्कुलर डीएनए। अब इधर से पूरा डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, और ये एक तरह का क्या है, आपका PYQ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए कन्फरिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। एक्सप्लेनेशन क्या है, मेन डीएनए के अलावा छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं जो बैक्टीरिया को दवाइयों यानी कि एंटीबायोटिक्स से लड़ने की शक्ति देते हैं। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? देखो, एक तो मेन डीएनए होगा, फिर उसके बाद हमारे पास अलावा छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं जो बैक्टीरिया को दवाइयों यानी कि एंटीबायोटिक्स से लड़ने की क्या देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे अगला देख लें, तो मेसोसोम्स क्या है, आर इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन एंड द डीएनए रेप्लिकेशन। अभी इसका जो फंक्शन है डेफिनेटली पूछ लिया जाता है कि मेसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है। भाई मैं जो बोल रहा हूँ उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। अगर आप नीट 2026 देखो, री नीट 2026 देखो, उससे पहले देखो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं भाई। प्लाज्मा में ये पूछ लेता है कि भाई सर्कुलर डीएनए कौन सा है, अब किस किस में सेल डेवलप नहीं है ना, ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। एक्सप्लेनेशन क्या आप देख लेंगे इसकी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर मेसोसोम बनाती है जो एनर्जी बनाने और सेल डिवीजन में मदद क्या करती है, मदद करती है। राइबोसोम्स एंड पॉलीसोम्स अब देख लेंगे, और उसमें प्रोकैरियोट मतलब कि वही प्रोकैरियोट्स में ही है ये। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, देखो पॉइंट ये है कि राइबोसोम्स आर अबाउट 15 नैनोमीटर एंड 20 नैनोमीटर एंड आर ऑफ 70s टाइप। अब 70s टाइप क्या होता है, वो होता है आपका 50 + 30s। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, देखो राइबोसोम जो है, आपको ये नहीं पता चलेगा, कभी कभी सुना भी नहीं होगा कि राइबोसोम का साइज़ क्या है, ये पूछ लिया जा सकता है। तब यहाँ पे लिखा गया है कि राइबोसोम का साइज़ 50 नैनोमीटर है एंड 20 नैनोमीटर है। देखो ये पूरा NCERT बेस्ड है, और आपको कभी याद भी नहीं रहेगा कि राइबोसोम का यहाँ पे साइज़ भी बताया गया है NCERT। पर राइबोसोम का साइज़ क्या है, आपको याद रखना है कि 50 नैनोमीटर से बाय 20 नैनोमीटर तक का है, एंड आर बाय ऑफ लाइक 70s टाइप। ठीक है, 70s टाइप का है, 50 + 30s वाला। एक्सप्लेनेशन क्या है, ये प्रोटीन बनाने की मशीन है और 2 सब यूनिट से बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पोलिसोम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्या है कि देखो, जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही mRNA पे चिपक जाते हैं ना, तो प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, चिपक जाते हैं ना प्रोटीन बनाने के लिए, तो उससे क्या बोलते हैं,
पॉलीसोम कहते हैं। क्या मतलब इसका वापस समझें। देखो बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही एमआरएनए पर चिपक जाते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, तो उसको हम एक पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, आपको ये बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा और ये लेक्चर बिल्कुल आराम से समझ आ गया होगा, आपको कोई डेफिनेटली हमें डाउट नहीं होगा। और ये लेक्चर आपका सिर्फ और सिर्फ लगभग 20 मिनट के अंदर हमने कवर कर लिया है, 20 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद हम डालेंगे लेक्चर 2, और लेक्चर 2 आई गेस ये भी आपका 20 मिनट्स का होगा, 20 से 25 मिनट का हम यहाँ पे इसको रखेंगे। और लेक्चर 3 आ जाएगा जो कि आपका हो सकता है कि वो भी 20 से 25 मिनट का हो। तो लगभग अगर हम टोटल करें तो हमारे पास 1 घंटा 30 मिनट तक या फिर उससे पीछे तक मान के चलें, या फिर 10-15 मिनट मान के चलें, तो 1 घंटा 10 मिनट या 20 मिनट पे हमारा पूरा ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। देखो इतना आसानी तरीके से करेंगे, बस ग्रेजुअली ऐसे ही चलते रहना है और ऐसे ही धीरे-धीरे करके हम 12th के 11th के दोनों के चैप्टर अच्छी तरह कर लेंगे। तो ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। लेक्चर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 2 की रिकॉर्डिंग कल आ जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।